आज मैं तैमूर वंशी बाबर के भारत पर आक्रमणों की चर्चा करूंगा। बाबर ने 5 आक्रमण किए और पांचवा आक्रमण 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के साथ हुआ और इसी के साथ मुगल डायनेस्टी की स्थापना हुई और दिल्ली के सुल्तानों का राज्य, यानी कि इब्राहिम लोदी अफगान था तो अफगानों का राज्य समाप्त हो गया। तैमूर का आक्रमण 18 दिसंबर 1398 को हुआ था, लेकिन तैमूर के आक्रमण के पीछे उद्देश्य केवल लूटपाट करना था और यहां से लूट कर उसने अपने समरकंद के राज्य को बड़ा मजबूत बनाया और बड़ा ऐश्वर्यशाली बनाया और 15 दिन दिल्ली में लूट करके बहुत कुछ लेकर यहां से गया था। लेकिन उसका वंशज बाबर, उसका उद्देश्य चूंकि अपना जो मूल राज्य है फरगना और फिर समरकंद को जीतने के बाद का उसने 4-5 बार प्रयास किया था, तो इन दोनों प्रयासों 5 बार प्रयास करने के बाद भी समरकंद में भी वो पांव टिका नहीं पाया और अपना फरगना का राज्य भी हाथ से निकल गया था। तो एक आवास की तलाश में, यानी एक राज्य की तलाश में वो भारत की ओर आया था और भारत की सीमाओं पर उसने 4 बार पानीपत के प्रथम युद्ध से पूर्व आक्रमण किए। अगर पृष्ठभूमि की बात करें बाबर की, तो बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा फरगना का राज्य उसके अधीन था और बाबर का जन्म उसके घर में 14 फरवरी 1483 को हुआ था। ये तैमूर का 5वां वंशज था। उमर शेख मिर्जा तैमूर का 5वां वंशज था। माँ कुतुलुग निगार खानम चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी थी। तो ये लोग तुर्कों की चगताई शाखा के थे और कहते हैं कि कबूतरों का की लड़ाई देखने में उसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हुई और 11 वर्ष 4 माह की उम्र में फरगना की गद्दी पर बाबर को बैठना पड़ा। अल्पायु था, इसीलिए कहते हैं कि अकाल प्रौढ़ बालक कहा जाता है। कम उम्र में ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई तो अर्ली मैच्योर्ड, बहुत कम उम्र में बहुत कुछ उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस तरीके से उसने अपने राज्य का संचालन प्रारंभ किया, लेकिन तरह तरह की कठिनाइयां आई और फिर तैमूर के राज्य समरकंद का भी लोभ उसके मन में पनपा और कई बार आक्रमण करने के बाद भी समरकंद को वो जीत नहीं सका, वहां स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सका। तो कहते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध से पूर्व 4 आक्रमण उसने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर किए थे। पहला आक्रमण 1519 में यूसुफ जई जाट के विरुद्ध किया और भेरा पर अधिकार कर लिया। दूसरा आक्रमण सितंबर 1519 में किया और वो भी खैबर दर्रा जो है उसकी ओर बढ़ा और वापस काबुल लौट गया, बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली। तीसरा आक्रमण 1520 में बाजौर और भेरा को पुनः अधिकृत किया और कंधार विजय की। चौथा आक्रमण 1524 में पंजाब के गवर्नर दौलत खां, जो कि उसका सगा संबंधी था इब्राहिम लोदी का, जो अफगान शासक है, और उसके आमंत्रण पर किया और लाहौर को प्रस्थान किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। इस युद्ध में उसे विजय मिली। कहते हैं दिल्ली सुल्तानों का राज्य इसी के साथ समाप्त होता है और 200 वर्षों का मुगल साम्राज्य का, यानी कि औरंगजेब के बाद तक का, कुछ दिन बाद तक का समय हम मान सकते हैं कि बड़े प्रबल शासक हुए। बाद परिवर्तित मुगलों का जो समय है वास्तव में उतना प्रभावशाली नहीं रह गए थे। 200 वर्षों का एक लंबा समय मुगलों का वर्चस्व का बीता और उस वर्चस्व को कायम करने में और उस युद्ध को जीत कर जिस तरीके से बाबर ने राज्य स्थापित किया था, फिर उसके उत्तराधिकारियों ने अगर हम बात करें थोड़ा सा समय शेरशाह सूरी के वंशजों का, और शेरशाह सूरी का 1540 से लेकर 1555-56 तक का अगर छोड़ दें तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का जो समय है वास्तव में एक शीर्षस्थ नेतृत्व प्राप्त हुआ था और सबको मिलाकर एक बड़े राज्य की परिकल्पना को साकार कर पाए थे। तो दिल्ली सुल्तानों का जो समय है, जो लंबा 320 वर्षों का समय है, पानीपत के इस युद्ध के साथ समाप्त हुआ था। सामने की सेना इब्राहिम लोदी की थी। ही वाज अफगान, अंतिम लोदी शासक है जिसका समय 1526 को समाप्त होता है। 1517 से 1526 इसका कार्यकाल है। तो इब्राहिम लोदी की पराजय के बारे में कहा जाता है, चूंकि जिस तरीके से स्थितियां प्रारंभिक इस्लामिक राज्य की स्थापना के समय देश में थी कि पूरा देश विघटनकारी तत्वों से भरा हुआ था
वही स्थितियां सल्तनत के पतन के समय, पानीपत के प्रथम युद्ध के समय में भी थी। और जिस तरीके से राजपूतों की पराजय की चर्चा की जाती है कि राजपूत कैसे पराजित हो गए, अपने ही धरती पर पराजित हुए और मुस्लिम आक्रमणकारियों टर्कों द्वारा पराजित हुए, तो उसका भी कारण वही है कि युद्ध नीति की असफलता, टैक्टिकल दृष्टि से असफलता, युद्ध में एकजुटता नहीं, कॉमन एफर्ट नहीं, स्थानीय शासक या विदेशी शासक दोनों में का अंतर कर पाने में लोग सक्षम नहीं थे कि हमें संयुक्त प्रयास करके बाबर को हराना चाहिए। यहाँ भी चूंकि अफगान थे, अफगान टर्कों से घृणा करते थे, टर्क हिंदुओं से घृणा करते, तो आपस में बड़ा वैमनस्य था। इसका फायदा बाबर ने उठाया था। वो कहते हैं कि जो इब्राहिम लोदी के बंधु बांधव हैं, उन्होंने आमंत्रित किया था कि यहाँ आओ और इब्राहिम लोदी को परास्त करो और अपना राज्य स्थापित करो। तो ये सब कारण मूलतः तो है ही है, लेकिन बाबर का स्वयं का अपना एक नया राज्य स्थापित करना और एक कह सकते हैं नए आवास की तलाश में वह भारत आया था। तो युद्ध के बारे में बताते हैं कि 700 गतिशील गाड़ियों का अराबा उसने बना दिया था, यानी एक लंबी श्रृंखला स्थापित की थी जिसे गीली खाल के रस्सों से बांधा गया था। एक नई बात थी, एक बाधा उसने इस तरीके से खड़ी की। तोपखाना उसके पास था जो भारत के लिए एक नई बात थी। भारत में जो है तोपखाने का अभी प्रयोग नहीं हो पा रहा था, तो एक भारतीय सैनिकों के लिए, अफगान सैनिकों के लिए या जो भी उसकी सेना में लड़ रहे लोग थे उनके लिए एक विचित्र बात थी। फिर अपने विचरण में उसने बहुत कुछ युद्ध कला के बारे में बहुत कुछ ज्ञान दूसरी जातियों से प्राप्त किया था, उज्बेकों से, तुर्कों से, मंगोलों से, ईरानियों से, उस्मानी तुर्कों से सीखा था। उज्बेकों से उसने तुलगुमा विधि, यानी एक सैन्य टुकड़ी सामने से और 2 टुकड़ियां दाहिने पार्श्व और बाएं पार्श्व से पीछे से जाके आक्रमण करें, यानी सेना चौक जाए। तो यह विद्या भी इन लोगों को नहीं आती थी। उसकी घुड़सवार सेना जो है बाबर की, वो वास्तव में सक्षम थी। उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है कि विदेशी धरती पर लड़ रहे थे उनके सैनिक, उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न था। जीत जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, हार जाएंगे तो सब कुछ चला जाएगा। इस भाव से युद्ध के मैदान में होता भी है। अगर उठा हुआ मनोबल है या ये मान लेता है सैनिक और सेनापति की वास्तव में हम अगर जीत गए तो सब कुछ सही, तो ये भावना कहीं ना कहीं युद्ध में विजय के लिए जो है बहुत बड़ा जो है कारण बन जाती है। ये कारण था। और जबकि इब्राहिम लोदी की सेना अपने ही देश में और फिर इस तरीके से उसमें भी गुटों में, विभिन्न उपजातियों में और जो है समुदायों में बटा हुआ जो समाज है, वो सेना का भी चित्र कहीं ना कहीं प्रदृश्य दिखाई पड़ता था। तो ये भी कारण बना। कहते हैं कि बाबर की सेना मात्र 12,000 की थी और इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक थे। कुछ इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं नहीं 25,000 थे। फिर भी कंपेरेटिवली अगर माने, तुलनात्मक रूप से माने, तो वास्तव में पानीपत के युद्ध में बाबर की सेना बहुत कम थी। बाह्य आक्रमणकारी के रूप में आया हुआ व्यक्ति दूसरी धरती पर बहुत बड़ी सेना लेकर नहीं आया होगा, जबकि अपनी ही धरती पर पानीपत की युद्ध में जो सेना भारतीय स्थानीय इब्राहिम लोदी की सेना थी, निश्चित रूप से उसका विस्तार ज्यादा रहा होगा। तो कहते हैं कि विजय का कारण अगर मूल रूप में देखें, पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय का जो कारण बना, बाबर का श्रेष्ठ सेनापतित्व, चूंकि उसके कम उम्र में बहुत कुछ सीखा था। दूसरा, उज्बेकों, तुर्कों, मंगोलों, ईरानियों और उस्मानी तुर्कों से बहुत कुछ जो है उसने जो है विचरणशील था। तो युद्ध कला के क्षेत्र में भी नए नए अनुप्रयोगों को उसने बड़े करीब से देखा था। तो ये सब चीजें भी उसके विजय का एक बहुत बड़ा कारण बनी। फिर तोपखाना और बंदूकें वास्तव में भारतीयों के लिए नई थी। परास्त हो गई सेना, कुछ घंटे का युद्ध था, बहुत बड़ी सफलता इसी वजह से नहीं मिल पाई क्योंकि युद्ध कला की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा बंदूकें और तोपखाने का प्रयोग भारतीय कतई नहीं करते थे। दूसरा, बाबर के लिए जो बताया मैंने, सैनिकों और बाबर के लिए स्वयं के लिए जीवन मरण का प्रश्न था। एक अपना अस्थायी आवास की आवश्यकता थी, एक राज्य की आवश्यकता थी जिस पर वो शासन कर सके, ये भी बहुत बड़ा कारण था। इब्राहिम के सैनिकों में जो विभाजन था वो हार का बहुत बड़ा कारण बना। परिणामों की बात अगर मैं करूं, वह पहला परिणाम तो ये था, पानीपत के प्रथम युद्ध की पराजय ने दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया। दिल्ली सुल्तानों का समय समाप्त हुआ और मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई। तो एक पहला परिणाम था, अफगानी राज्य समाप्त हो गया, मुगल वंश की स्थापना हुई। ये प्रारंभ में ही बताया था कि 200 वर्षों तक मुगल राज्य ने जिस तरीके से शासन भारत में किया, औरंगजेब तक का जो समय है निश्चित रूप से कह सकते हैं वो वर्चस्व का और सबको लेके चलने का, एक हिंदू मुस्लिम जो दो विपरीत विचारधाराओं के लोग थे, संभवतः इस युग में करीब आए। एक इंडो इस्लामिक
कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, संस्कृति का, लोक व्यवहार में, लोकाचार में, रहन सहन में बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। एक दूसरे का हिंदू मुसलमान के बीच पे जो प्रभाव पड़ा, ये बहुत बड़ा परिणाम था। फिर बाबर के भटकने का, बाबर जिस तरीके से भटकने का उसका जीवन था वह समाप्त हुआ। और कहते हैं कि केवल इसने आगरा और दिल्ली पर अधिकार किया था। बाबर का अधिकार केवल आगरा और दिल्ली पर था। विस्तार धीरे धीरे हुआ, लेकिन चूंकि राजधानी और उसके इर्द गिर्द का क्षेत्र चूंकि बाबर के नियंत्रण में आ गया, तो ये बहुत बड़ा परिणाम ये हुआ कि जो है उसका राज्य जो है धीरे धीरे जो है आगे विस्तार हुआ। और बाद के मुगलों ने, मुगल साम्राज्य में अकबर के समय में आके तो बहुत बड़ा विस्तार हो चुका था तब तक। जो है इतिहासकार मानते हैं कि जितना बड़ा परिणाम 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के हित में हुआ था, वही परिणाम पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को बाबर को प्राप्त हुआ। एक राजवंश पूरी तरीके से चला गया और दूसरा नया राजवंश, एक नया मुस्लिम राज्य भारत में स्थापित हुआ जो 200 वर्षों तक चला। वही तुलना इसीलिए की जाती है कि प्लासी की लड़ाई, 1757 की प्लासी की लड़ाई वास्तव में अंग्रेजी प्रभुसत्ता का उदय का समय है और अंग्रेजों का प्रभुत्व बंगाल से विस्तारित होना धीरे धीरे शुरू होता है। तो इस तरीके से बाबर का जो आक्रमण है मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। और दिल्ली सल्तनत के पतन के, पराभव के कारणों में उसको जो है बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तैमूर के आक्रमण की बात करें या अन्य मंगोल सेनापतियों के आक्रमण की बात करें, तो जो कि मंगोलों का जो समय है 100 वर्षों तक जिस तरीके से भारत की दिल्ली सल्तनत को उन्होंने, प्रारंभिक दिल्ली सुल्तानों को परेशान किया था, तो उनका उद्देश्य बहुत सीमित था, केवल लूटपाट करना और लूटपाट करके अपने देश को मजबूत बनाना। तैमूर ने भी वही किया था, लेकिन बाबर का उद्देश्य बिल्कुल अलग था। बाबर ने एक बहुत बड़ा काम किया, एक बहुत बड़ी देन है वास्तव में आत्मकथा की शैली में तुजुके बाबरी, बाबरनामा के नाम से बाद में निर्माण हुआ। तो तत्कालीन भारतीय जनजीवन के बारे में, भारत के लोगों के बारे में, दिनचर्या के बारे में उसने अपनी सहज बुद्धि से बहुत कुछ का वर्णन किया है। तो इस तरीके से दिल्ली सुल्तानों के पराभव का ये अंतिम चरण है, इसी के साथ बाबर के आक्रमणों के साथ और पानीपत के युद्ध के साथ। धन्यवाद।